नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चंद्र ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मैग्नेटिज़्म चैप्टर को पूरा किया था और उसके 2 पार्ट मैंने आपको बना के दिए थे, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करी थी मैंने। आशा है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए AC थ्योरी का पहला पार्ट लेके आया हूँ। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे। मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही मैं थ्योरी आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। UPPCL के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है AC थ्योरी का, और मैक्सिमम इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और दिखाते हैं आपको। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और AC सर्किट का जो पहला प्रश्न है वो है, AC को सरलता से DC में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि AC को DC में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो AC को DC में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर को दोस्तों हम हिंदी में दृष्टिकारी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो दृष्टिकारी होगा, यानी आंसर D होगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कार्य प्रत्यावर्ती धारा द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता? बैटरी चार्जिंग, दूसरा है विद्युत लेपन और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रचालन। तो दोस्तों ये सारे काम हम DC AC के द्वारा नहीं कर सकते हैं, ये सारे DC के जो है वो वर्क होता है इनसे। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, इनमें से कोई भी काम हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत में सिंगल फेज वाली घरेलू AC आपूर्ति का वोल्टेज कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा सिंगल फेज़ में जो वोल्टेज आता है वो 230 वोल्ट आता है। और अगर 2 फेज़ की बात करें दोस्तों, तो 2 फेज़ के बीच जो वोल्टेज अपना होता है वो 440 वोल्ट हम कह सकते हैं। और जो 2 फेज़ के बीच दोस्तों वोल्टेज होता है उसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और जो फेज़ वोल्टेज होता है वो हमारा एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवीयता को अचर रूप से बदलता है? तो ध्रुवीयता को अचर रूप से बदलता है मतलब जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। इसमें से कौन सा आपूर्ति होता है ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों ऑल्टरनेटिंग करंट आपको पता है ऐसे चलती है। तो ये देखिए, ये पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये ध्रुवीयता जो है वो अपने चलते टाइम चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। तो यही बोल रहा है, तो वो क्या होता है? AC आपूर्ति होती है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती है। तो इसका आंसर B होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट DC के लिए अभिकल्पित है, यानी कि DC वोल्टेज पर वो डिज़ाइंड है, और उसे 220 वोल्ट AC स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों DC के लिए डिज़ाइन है और AC दिया गया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, DC सप्लाई हम दे रहे हैं तो जितना वोल्टेज हम देते हैं वो पूरा का पूरा हावी होता है, और AC वोल्टेज में इफ़ेक्टिव मान, जिसको RMS मान कहते हैं, वो अप्लाई होता है। तो RMS मान जो होता है वो कुछ कम हो जाता है, 0.7 गुना जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, या 0.7 गुना मैक्सिमम मान का होता है। 0.707 एक्चुअली RMS वैल्यू होती है। तो इससे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर करंट जो होगी वो कम जाएगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन B पढ़ने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है कॉइल में कम से कम धारा प्रवाहित होगी और कॉन्टैक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। यानी कि AC अगर देंगे तो कम धारा जाएगी, क्योंकि वहाँ पर RMS वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, जबकि DC के केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही RMS वैल्यू होती है। तो AC के केस में कम जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर B होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2K हर्ट्ज़ यानी 2 किलो हर्ट्ज़, 2 किलो हर्ट्ज़ का मतलब बात है 2000 हर्ट्ज़ की दोस्तों। ठीक है, तो 2000 हर्ट्ज़ की बात हो रही है कि अवधि काल कितना होगा? तो आपको बताएं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हर्ट्ज़ में कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी और जो टाइम है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर अगर T पूछा गया है तो T = जो होगा वो 1/f होगा। ठीक है दोस्तों, और 1/f का मतलब 2000। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे 2000 आ जाएगा। तो इसको हमें भाग करना है, तो अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.5 × 10⁻³
ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड आएगा। तो मिली सेकेंड में हमें करना है तो 0.5 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिली सेकेंड में चेंज होने के लिए 0.3 होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आंसर आएगा, छठे का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग बताने की कोशिश करें, आप बता सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आता हूँ उसका आंसर पहले आप देने की कोशिश किया करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद मैं तो आंसर आपको बताऊंगा ही। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है, चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि 1 सेकंड में चले गए चक्रों की संख्या, वो होती है फ्रीक्वेंसी। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। और अमेरिका या डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे हैं अमेरिका, जापान, तो उसमें जो है 60 हर्ट्ज़ है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आपसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आवर्तकाल पता होना चाहिए। तो देखिए एक चक्र में आवर्तकाल दोस्तों क्या होता है, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय जो होता है वो आवर्तकाल होता है। तो देखिए ये हाफ चक्र और ये हाफ साइकिल, ये दोनों साइकिल मिला के एक साइकिल को कंप्लीट करती हैं। तो एक साइकिल का आपको टाइम पीरियड दिया है 0.1 सेकेंड, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, F = 1/t, यानी 1 और t की वैल्यू कितनी दी है 0.1, तो पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ा लिए 10 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 10 हर्ट्ज़, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका वो 10 हर्ट्ज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में दर्शाई गई तरंग की प्रभावी मान क्या होगा। यहाँ पर जो तरंग दिखाई गई है दोस्तों इसका प्रभावी मान पूछा गया है। प्रभावी मान यानी इफेक्टिव वैल्यू, और इफेक्टिव वैल्यू को ही RMS मान कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जो RMS मान होता है उसी को प्रभावी मान या इफेक्टिव वैल्यू कहा जाता है। दोस्तों ये जो वैल्यू आपको दी है ना यहाँ पर तरंग की, ये अधिकतम मान है दोस्तों। ये पीक पॉइंट जो है ना आपको ये दिया हुआ है, ये अधिकतम मान है। तो प्रभावी मान का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि RMS वैल्यू जो होती है, अगर V के टर्म में लिखें तो V RMS बराबर होता है 0.707 V max मतलब अधिकतम मान। यानी अधिकतम मान को 0.707 से अगर गुणा कर दें तो प्रभावी मान पता चल जाता है। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है कि जो प्रभावी अधिकतम मान जो दिया है वो कितना है 537, और गुणे आप इसको 0.707 से गुणा कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो आपका पता चल जाएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो है 380 आएगा, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 380 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो RMS वैल्यू आपको पता चल गई। RMS वैल्यू क्या होती है 0.707 I max, यानी अधिकतम मान का 0.707 से गुणा करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखा है, AC परिपथ के फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर AC का जो दोस्तों होता है वो 1.11 होता है। अगर पूरी बात बताऊं तो फॉर्म फैक्टर दोस्तों जो होता है, फॉर्म फैक्टर की अगर बात करी जाए तो फॉर्म फैक्टर जो होता है RMS मान बटे औसत मान या एवरेज वैल्यू जिसको कहते हैं, इन दोनों का अनुपात होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है फॉर्म फैक्टर किनका अनुपात होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और AC यानी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है उसके लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1.11 आती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए AC बोला गया है तो इसका यहाँ पर आंसर जो होगा 1.11 होगा, ठीक है। उसी टाइप से अभी RMS वैल्यू बताई है, उसी टाइप से एवरेज वैल्यू भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि AC परिपथ में वोल्टेज तथा धारा का फेज अंतर 90 डिग्री हो तो पावर होगी। तो पावर का आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, P = VI cos phi, ठीक है ना। और फाई की जगह पर हमको 90 डिग्री रखना है, इसने बोला है, तो cos 90 आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा, यानी कि टोटल पावर दोस्तों जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का D आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं अभी रोक रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आपको आगे ज़रूर बताऊँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AC का पीक फैक्टर ये दे रखा है आपको, और फॉर्म फैक्टर ये दे रखा है। तो दोस्तों फॉर्म फैक्टर मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर्म फैक्टर जो है वो तो ये होता ही है, ठीक है ना, फॉर्म फैक्टर ये होता है। और पीक फैक्टर भी आपको मैं बता देता हूँ, पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर, तो देखिए पीक फैक्टर जो होता है वो अधिकतम मान
बटे RMS मान का अनुपात होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसकी वैल्यू जो आती है वो 1.414 आती है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ये दोनों बातें जो हैं वो सही बोली गई हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सी होगा। कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हम लोग। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। किसी शुद्ध ज्या तरंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के बराबर होगा। तो एवरेज वैल्यू की बात बोली गई है दोस्तों। एक RMS वैल्यू थी जिसका मान 0.707 था, लेकिन यहाँ पर औसत मान पूछा गया, यानी कि एवरेज वैल्यू पूछी गई है। तो एवरेज वैल्यू जो थी वो क्या है? 0.636 I मैक्स, या धारा का अधिकतम मान। ठीक है, आपको मैं लिख के बता दूं, आई एवरेज कभी भी आपसे पूछता है ज्या तरंग यानी कि साइन वेव के लिए होता है ये मान, तो होता है 0.636 I मैक्स, यानी अधिकतम मान। तो अधिकतम मान का गुणा अगर 0.636 से हम कर देंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? बी जाएगा। ठीक है, 14 का देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए। 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति के लिए समय अवधि क्या होगी? तो 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति है, उसका टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। T = 1/f होता है। तो आपको क्या करना है? 1/50 लिख देना है, और 50 से आप इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.05, है ना? नहीं, 0.02 आएगा। ठीक है ना, 0.02। ठीक है, अगर मिली सेकेंड में करते हैं तो ये जो है 2 आ जाएगा टोटल। तो 14 का जो आंसर होगा वो क्या आएगा? बी आंसर होगा 2 मिली सेकेंड। ठीक है ना। अब सेकंड को मिली सेकंड में कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि किसी AC परिपथ में धारा तथा वोल्टेज में कलांतर शून्य हो, यानी कि दोनों के बीच जो फेज़ एंगल है वो 0 डिग्री है, तो वह कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, यानी प्योर रजिस्टिव सर्किट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। दोस्तों प्योर, अब मैं एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना चाहूँगा। अगर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात करता है तो वहाँ पर जो वोल्टेज होगा, जैसे यहाँ है, तो धारा भी इधर ही होगी, कोई इसमें फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर इंडक्टिव परिपथ की बात करता है, शुद्ध प्रतिघाती परिपथ, ठीक है ना, तो अगर प्योर इंडक्टिव परिपथ की बात करता है तो उसमें वोल्टेज जो होगा वो लीडिंग होगा 90 डिग्री, और धारा जो होगी वो लैगिंग होगी। ठीक है, और उसी टाइप से अगर कैपेसिटिव यानी कि धारती परिपथ की बात करता है, जिसको हम लोग धारती परिपथ कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो करंट होती है वो लीडिंग होती है। ठीक है ना, और वोल्टेज जो होता है वो 90 डिग्री लैगिंग होता है। ये तीनों बातें आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और जो वोल्टेज होता है उसके बीच कोई अंतर या कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, जबकि कैपेसिटिव और इंडक्टिव में ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरकीय परिपथ में धारा होती है। तो प्रेरकीय परिपथ यानी कि इंडक्टिव सर्किट की बात बोली गई है दोस्तों। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होती है? धारा क्या होती है? लैगिंग होती है। अभी बताया मैंने, धारा क्या होती है? 90 डिग्री पीछे चलती है, जिसको पीछे चलने का मतलब होता है पश्चगामी, और पश्चगामी को इंग्लिश में बोलते हैं लैगिंग। तो लैगिंग कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है, तो 16 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आशा है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसे एक बार इसका जवाब देने की खुद भी कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं, उससे मैच हो रहा है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं भी गलत बता दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा है 100 हर्ट्ज़ पर 2 हेनरी वाली चोक कॉइल का प्रतिघात। तो दोस्तों जो कॉइल होती है ना, उसके प्रतिघात की बात करी गई है। तो प्रतिघात जो होता है वो XL होता है, और XL का फॉर्मूला होता है 2πfL। ठीक है, तो 2 और पाई की वैल्यू रखी जाती है, फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी जाती है, और L मतलब इंडक्टेंस जो दिया है हेनरी में वो, और इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर XL बराबर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? 2πfL। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जो वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू F का वैल्यू है 50 इंटू L का वैल्यू है 2। ठीक है, तो 50 से इसका गुणा करेंगे 100 आएगा, और 100 से अगर इसका गुणा करेंगे तो 314 आएगा, और 314 को आप 2 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 314 को
2 से गुणा करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, अगर सॉल्व करेंगे तो ज़रूर आपका आंसर आएगा। 17 का डी आंसर होगा। 1256 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ना आए तो आप बताइएगा तो मैं बताऊँगा इसको, ठीक है। तो हाँ, मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताने जा रहा था दोस्तों। देखिए, एक तो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है उसका आपको सभी को मात्रक पता होगा, ओम होता है, ठीक है ना। उसी टाइप से दोस्तों एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है उसका भी मात्रक ओम होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरकी प्रतिघात। और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको बोलते हैं संधारित्र प्रतिघात, उसका मात्रक भी ओम होता है। तो आपको 3 राशियाँ मिल गई जिनके मात्रक ओम थे, ठीक है। और एक और राशि होती है इम्पीडेंस, ठीक है ना, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जो होता है उसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। तो आप याद रखिएगा, ये 4 राशियाँ ऐसी हैं जिनका मात्रक ओम होता है, इसको भूलना नहीं है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे पहले जो वीडियोस थे जो बेसिकली मैंने यूपीपीसीएल TG2 के लिए बनाए हुए हैं, उनको आप जाके ज़रूर देखें। और मैग्नेटिज़्म और DC सर्किट, इन दोनों चैप्टर्स के मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाके देखें, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।